आइए डिस्कशन करते हैं। बना लिए सब लोग? आइए क्वेश्चन पे। अब पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? देखिए, कृषि कृषि का मतलब गेहूं, चावल, मक्का, कपास, गन्ना इत्यादि का उत्पादन। मानव नवपाषाण काल में कृषि करना शुरू किया। मानव नवपाषाण काल में कृषि करना शुरू किया। नवपाषाण काल आप याद कीजिए, पिछले टेस्ट में एक डिस्कशन किए थे। इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युग आता है। पाषाण युग को 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव कृषि कार्य करना शुरू किया और कृषि कार्य करने के लिए ही मानव कृषि कार्य करने को लेकर ही मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ। मतलब मानव अस्थायी तौर पर रहना शुरू किया। पहले के मानव घुमंतु थे। आज तिरी में, कल बराही में, परसों बरियाही में, तीसरा रोज बाड़ा में, चौथा रोज माड़ा में। मतलब ये सब गांव का नाम है। तिरी, बराही, बरियाही, बाड़ा, माड़ा हम लोग के तरफ है। बैजनाथपुर के बगल में तिरी है, रिफ्यूजी कॉलोनी के बगल में बरियाही है। समझे? बरियाही है रिफ्यूजी कॉलोनी के बगल में। सब गांव का नाम है, हम लोग के तरफ गांव का नाम है ये सब। ठीक है। हाँ बड़ाही भी है, हाँ बड़ाही भी है। अरे जितना नाम ले, अरे कुछ भी बोल दीजिएगा, गांव का नाम है महाराज। 6 लाख के आसपास गांव है, समझे? कुछ भी आम, इमली, कटहर, लीची, बैगन, मूली, गाजर, टमाटर, कुछ भी बोल दीजिए, गांव का नाम है। ऐसे जो गांव का नाम हम लिए हैं सब गांव का नाम है, सच में गांव का नाम है। तो मानव घुमंतु था, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करते रहता था। लेकिन मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में मानव कृषि कार्य करने लगे। इसी वजह से मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ और मानव के द्वारा उगाया जाने वाला पहला फसल गेहूं और जौ है। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के द्वारा उगाया जाने वाला जो पहला फसल है गेहूं और जौ। और मानव के द्वारा 7000 ईस्वी पूर्व में, कब? 7000 ईस्वी पूर्व में मानव के द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में 7000 ईस्वी पूर्व में मानव के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया गया था, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको मेहरगढ़। और एक बात जानिए आप, मेहरगढ़ जानते हैं? मेहरगढ़ एक ऐसा प्रागैतिहासिक स्थल है, सॉरी। मेहरगढ़ एक ऐसा पाषाणकालीन स्थल है या प्रागैतिहासिक स्थल है? पाषाणकालीन स्थल है, कहिए।
मेहरगढ़ एक ऐसा पाषाणकालीन स्थल है जहां से पाषाण युगीन संस्कृति के साथ साथ हड़प्पा संस्कृति तक के लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब पाषाण संस्कृति के लक्षण से लेकर हड़प्पा संस्कृति के लक्षण तक जो है मेहरगढ़ में देखने को मिलते हैं। इसके अलावे क्वेश्चन में जो अन्य ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मुंडी गाग, ये सभी हड़प्पाई स्थल है। भारत की पहली सभ्यता अगर देखी जाए तो भारत की पहली सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। लोथल, हड़प्पा, मुंडी गाग ये सभी हड़प्पाई स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों देशों में देखने को मिलता है, जिसमें भारत में स्थित हड़प्पाई स्थल है लोथल, भारत के गुजरात में है। पाकिस्तान में स्थित हड़प्पाई स्थल है हड़प्पा और अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पाई स्थल है मुंडी गाग। मुंडी गाग और सुरतोगोई अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पाई स्थल है। प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और संभर के मध्य 40 वर्ष तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई? देखिए, आर्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता के ही निर्माता थे आर्य। वैदिक सभ्यता के ही निर्माता थे आर्य। आर्य कई कबीलों में बटे हुए थे। आर्य और अनार्य जाति को लेकर, आर्य और अनार्य जाति को लेकर, आर्य और अनार्य जाति के बीच, आर्य और अनार्य जाति के बीच, आर्य और अनार्य जाति के बीच कुछ कुछ मामलों को लेकर हमेशा युद्ध होते रहता था। उसी में आपको आर्य नरेश दिवोदास और संभर के मध्य 40 वर्ष तक जो युद्ध चला था, उस युद्ध में एक अनार्य जाति हुआ करती थी किरात। किरात नामक अनार्य जाति की हार हुई थी। किरात नामक अनार्य जाति की हार हुई थी। किरात महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध, जिन्हें की लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, उनका निधन मल्ल गणराज्य की राजधानी मल्लों के अधीन हुआ था। मल्लों के अधीन हुआ था और मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर। बट देखिए, सुनिए, महात्मा बुद्ध का शिष्य था चुंद। महात्मा बुद्ध का शिष्य था चुंद ने महात्मा बुद्ध के समक्ष सुअर का मांस परोस दिया, जबकि महात्मा बुद्ध शाकाहारी थे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस सुअर माधव को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि महात्मा बुद्ध के सामने जो परोसा जाता था उसको ग्रहण कर लेते थे। तो महात्मा बुद्ध जो है उस सुअर माधव को ग्रहण कर लिए, जिस वजह से महात्मा बुद्ध अतिसार रोग से ग्रसित हो गए। मतलब डिहाइड्रेशन का शिकार महात्मा बुद्ध, डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए महात्मा बुद्ध, और फिर उनका निधन हो गया। और कुशीनगर में उनका निधन हुआ था, जिस घटना को इतिहास में महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जिस कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था, वह कुशीनगर जो है मल्लों के अधीन आया करता था। मल्ल
मल। प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के राजाओं ने किया था? देखिए बाबू, प्राचीन काल में भारत के ऊपर दो विदेशी आक्रमण हुआ था। एक ईरानी आक्रमण हुआ था और दूसरा आपको यूनानी आक्रमण हुआ था। एक ईरानी आक्रमण हुआ था और दूसरा यूनानी आक्रमण हुआ था। यूनानी आक्रमण हुआ था। ईरानी आक्रमण 516 ईस्वी पूर्व में हुआ था और यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईरानी आक्रमण दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के नेतृत्व में हुआ था। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के नेतृत्व में हुआ था और दारा प्रथम या डेरियस प्रथम हकमनी वंश के शासक थे। हकमनी वंश के शासक थे। और यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में विश्व विजेता सिकंदर के नेतृत्व में हुआ था। विश्व विजेता सिकंदर के नेतृत्व में हुआ था। सिकंदर से जानते हैं जीवन में कुछ चीज सीखने वाला है। एक तो अच्छा चीज सीखने वाला है, एक तो गलत चीज भी सीखने वाला है। सिकंदर से एक दो चीज जो सीखने वाला है, मतलब किताब पढ़िए। सिकंदर के विश्व विजेता बनने में किताब का पढ़ना भी एक अहम रोल अदा किया है। दूसरा, अगर आप युद्ध भूमि में हैं तो शत्रु को एकदम शत्रु समझिए, भले वो शत्रु बच्चा हो, महिला हो, कोई भी हो। सिकंदर अपने विश्व विजयी अभियान के दौरान किसी को नहीं छोड़ा। बच्चा, बूढ़ा, महिला, किसी को नहीं छोड़ा। इसी वजह से तो विश्व विजयी कर भी पाया। ऐसे सिकंदर पूरे विश्व का विजय नहीं कर पाया था। मतलब जो शत्रु है, मेरा शत्रु है, चाहे वह कोई भी है। मतलब ये चीज सीखने वाला है सिकंदर से। जिसको हम अपना शत्रु मानते हैं तो मानते हैं, वो शत्रु है तो है, उससे युद्ध लड़ेंगे, उससे कोई समझौता नहीं करेंगे, भले वो कोई भी है। जैसे स्टूडेंट का शत्रु वर्तमान में आईपीएल देखना है, एकदम नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, ये होना चाहिए। एकदम मचोला पे बैठे हैं और थोड़ा ऊपर हो जाइए। आप ही लोग को बोल रहे हैं, बाप रे इतना बड़ा मचोला पे बैठल है हो। अच्छा ठीक है, बैठिए ना, कोई बात नहीं है। उस पे भी एगो जो है ना टेबल दे दीजिए। जैसे हम रात में क्या करते हैं कभी काल, मतलब रात में मेरा खाना देखिए, कभी काल क्या करते हैं, यहां से जाते हैं, मान लिया जाए कि खाना बनाने वाली एब्सेंट है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो देखते हैं रूम में है क्या क्या। मान लिया जाए कि भुज्जा है, भुज्जा ले लिए, बुनिया है, बुनिया ले लिए, दही है, दही ले लिए, सबको एक में मिलाएंगे। ठीक है, रसगुल्ला है, एगो रसगुल्लो दे दिया। मतलब जितना चीज होता है रूम में, खीरा काटा हुआ खीरो दे दिए, मिक्सचर है मिक्सचरो दे दिए। सत्तू तो अभी आया है रूम में, अभी वो नहीं किए हैं। मतलब जो है रूम में सबको मिक्स करके खा जाते हैं, जितना में पेट भरे। मतलब ये नहीं कि दही में नमक नहीं मिलाएंगे, चीनी नहीं मिलाएंगे, अब फलना में फलना नहीं करेंगे, चिलना में ढेकना नहीं करेंगे। जो रूम में है सब मिला के खा जाते हैं। दाल है, दालो देंगे उसमें, सब्जी है, भुजिया है, दे देते हैं हम। तो आप लोग भी जो है ना, मतलब उस पे जो है ना टूल लगा लीजिए, और टूल के ऊपर एक कुर्सी लगा लीजिए और मचोला हो जाएगा। सुनिए, मेन है, देखिए लोग खाना, कुछ लोग ऐसा होता है जो खाना खाने के लिए जीता है, अब कुछ लोग ऐसा होता है जो जिंदा रहने के लिए खाता है। तो हम दूसरे कैटेगरी में, जिंदा रहने के लिए खाते हैं, समझे? तो थोड़ा उतना ऊपर भी अच्छा न है। ठीक है, अब ठीक है।
आप लोग के वजह से बताइए कितना हमको बोलना पड़ा। सुनिए आप, तो सिकंदर से ये दो चीज सीखने वाला है। एक, किताब पढ़ना चाहिए, और दूसरा, दुश्मन को अपना दुश्मन समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। और तीसरा, हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सिकंदर जब विश्व विजयी अभियान पर निकला था ना, तो हमेशा विश्व विजयी अभियान के बारे में सोचता था। वो सोता भी था ना, तो उसके दिमाग में यही चलते रहता था कि इस राज्य को कैसे जीतेंगे, स्थल मार्ग से आक्रमण करेंगे, जल मार्ग से आक्रमण करेंगे, या दोनों मार्ग से आक्रमण करेंगे। यही सब नींद में भी सोचते रहता था सिकंदर। तो ये सब चीज सिकंदर से सीखने वाला है। मतलब अपने लक्ष्य, सबसे ज्यादा सीखने वाला बात है सिकंदर से, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, क्लास में हैं, किसी से मिल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। सिकंदर से सीखने वाला सबसे बड़ी बात यह है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उत्तर क्या होगा? हकमनी वंश। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। देखिए बाबू, मौर्य समाज, एक तो आप हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे तो समाज 4 वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा या पुरोहित, श्रमिक, व्यापारी। फिर वैदिक सभ्यता में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर मौर्य काल की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था। इस बात की जानकारी हमें मेगास्थनीज का इंडिका देता है। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में इस बात का विवरण दिया है कि मौर्यकालीन भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था। यानी मौर्यकालीन भारत में 7 तरह के लोग भारत में रहते थे। कृषक, मंत्री, निरीक्षक, व्यापारी, अहीर, ये सभी 7 प्रकार के लोग थे जो भारतीय समाज में रहते थे। ऐसा मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में लिखा है। मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में लिखा है। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? देखिए बाबू, चरक कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत एक राजवेद था चरक। कुषाण कालीन राजवेद थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। चरक संहिता संस्कृत भाषा में आयुर्वेद के ऊपर लिखा गया एक पुस्तक है। और चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंड में बटा हुआ है। 120 अध्याय और 8 खंड में बटा हुआ है। आगे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, विशाखदत्त, वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ने होगा बाबू, ब्रह्मगुप्त होगा। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार लीजिए। ब्रह्मगुप्त होगा बाबू। विशाखदत्त क्या था? विशाखदत्त का संबंध कौन चीज से था? विशाखदत्त प्राचीन कालीन एक सुप्रसिद्ध नाटककार थे। उनकी जो रचना है वो एक प्रकार का नाटक ही था। उनकी रचना मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, वराहमिहिर गुप्तकालीन एक खगोलज्ञ थे।
जिन्होंने पंच सिद्धांतिका की रचना की है। चरक चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे, गुप्तकालीन एक गणितज्ञ थे। क्या होगा? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला था चेर राजवंश। संगम वंश के अंतर्गत चेर, चोल और पांड्य आता है। चेरों का शासन केरल में था। उन्होंने ही, चेर राजवंश के राजा ने ही प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य से सर्वप्रथम अपना व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध है। कश्मीर का अकबर नाम से अगर देखा जाए तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध है जैनुल आबदीन। देखिए, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने अकबर की नीतियों का अनुसरण किया, इसी वजह से इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और यह बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? देखिए, कौन दो संप्रदाय? हिंदू संप्रदाय और इस्लाम संप्रदाय। मतलब दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान हुए थे फिरोज शाह तुगलक। वो स्वयं तो मुसलमान थे, तो मुस्लिम विधि विधान से तो वो अवगत ही थे, लेकिन वे हिंदू परंपराओं को भी समझना चाहते थे। तो उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों परंपरा को समझने के लिए, और हिंदू और इस्लाम प्रारंभिक ग्रंथ संस्कृत, अरबी भाषाओं में लिखे हुए थे, जबकि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी। वो फारसी भाषा समझता था। तो हिंदू और इस्लामी संस्कृति, हिंदू और इस्लाम धर्म के धार्मिक ग्रंथ जो संस्कृत और अरबी भाषा में लिखे हुए थे, उसका फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग का गठन किया और ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवा करके उसको पढ़ा और दोनों संप्रदायों के संस्कृति को समझा और फिर सद्भाव दोनों संप्रदायों के बीच स्थापित करने का प्रयास फिरोज शाह तुगलक ने किया। देखिए, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता कहीं से भी अच्छा न है। देखिए, आपको सांप्रदायिकता से फायदा, लाभ किसको होता है जानते हैं? राजनीतिक पार्टी को होता है। आप इंसान को हानि होता है। धार्मिक कट्टरता से हम आम इंसान को हानि होता है। हम आम इंसान बेवजह का लड़ते हैं एक दूसरे से और मारे जाते हैं, जिसको धार्मिक हिंसा कहा जाता है। जैसा कि अभी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ है, 3 लोग मारा गया है, एगो मुसलमान, 2 हिंदू। कोई नेता मरा है, कोई नेता का बेटा मरा है। नेता के चक्कर में कभी मत रहिए। कोई नेता हो, किसी का कोई बात नहीं मानना हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, किसी नेता का कोई बात नहीं मानना है। डिसीजन लेना है एक आम नागरिक होने के नाते। राहुल गांधी को बीच में हम थोड़ा ज्यादा पसंद करने लगे थे, लेकिन फिर से उसको नापसंद करने लगे हैं। कहिए क्यों? राहुल गांधी
को नापसंद इसलिए करने लगे, अभी बीपीएससी वाला आंदोलन में वो भी गर्दनीबाग 15-20 मिनट के लिए आए, मुद्दा उठाए, लेकिन उस मुद्दा को परिणाम तक नहीं पहुंचा सके। इसी वजह से राहुल गांधी से नफरत करने लगे हम फिर से, समझे, यही एक रीजन है। ठीक है, और जो आपके मामला को उठाए और परिणाम तक नहीं पहुंचाए, फिर क्या मतलब रह जाता है यार? कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप मुद्दा उठाए, आप जैसे पढ़ने के लिए आए हैं और बिना सरकारी जॉब लिए आप घर जा रहे हैं, खाली हाथ घर जा रहे हैं, उससे बढ़िया है आत्महत्या कर लीजिए आप, उससे बढ़िया है आप गंगा नदी में कूद जाइए, मर जाइए। असफल होकर के मां बाप को कौन मुंह दिखाइएगा महाराज? ठीक है, खैर अब मरने की जरूरत आपको न है। हम बिजनेस सब में जो है थोड़ा हाथ फैला रहे हैं, तो उसमें हम आप लोग को रोजगार देंगे, समझे। अंतिम परिणाम तक पहुंचना जरूरी है, अंतिम परिणाम तक पहुंचना जरूरी है। और अगर आप अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपका जीवन व्यर्थ है। तो राहुल गांधी को नापसंद करने का कारण है बीपीएससी मामला को वो परिणाम तक नहीं पहुंचाए। ठीक है, बस यही है। और देखिए, बीपीएससी को लेकर हम पर भी सवाल खड़ा किया जाता है, अरे हम तो आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू कहां से हुआ है? जो आंदोलन शुरू हुआ है 18 तारीख को, पूछ लीजिएगा शुरू करने वाला जो 10-15 लड़का था उसको पूछ लीजिएगा आंदोलन को शुरू किसने किया। हम तो आंदोलन शुरू किए, इसी वजह से आप जाकर वहां पर बैटिंग किए। लेकिन वैसे सभी लोगों से हमें नफरत है जिसने उस आंदोलन को बर्बाद किया है, समझ गए। हम एकदम आंदोलन में एकदम साफ सुथरा है, हम शुरू कर दिए। और 29 दिसंबर को जब हमारी गिरफ्तारी हुई और फिर हमारे ऊपर बहुत सारा केस कर दिया गया, तो फिर मुंह बंद करना ही पड़ा। तो अब क्या किया जा सकता है बताइए? 3 गो केस सरासर लाद दिया बीपीएससी को लेकर के, अब क्या करेंगे? मतलब ऐसा ऐसा धारा लगाया कि मुंह बंद करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। तो हम तो जब तक थे तब तक थे ही। और जो 18 तारीख को 10-15 लड़का शुरू किया, उससे पूछ लीजिएगा कौन शुरू करवाया है आंदोलन। हम तो जब तक थे बहुत शुद्धता और पवित्रता से थे, समझ गए। लेकिन उसके बाद जो लोग बैटिंग किया है उस पिच पर जाकर के, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी टीचर हो, वो ठीक नहीं किया है। सिर्फ लोग जो है ना, सब कोई, हमको तो पता चला है उस आंदोलन में बैठने वाला टीचर जो है अपने ऊपर मूवी बनवा रहा है, मूवी बनवा रहा है, समझे। तो मतलब ऐसा ऐसा चीज होने वाला है। और कुछ लोग बीपीएससी 2.0, अब वहां पे जाके मतलब री एग्जाम का मुद्दा उठाना चाहिए तो वहां पे जाके हमको गरिया रहा है। अरे यार, हमको गरियाने से क्या होगा तुमको? मतलब जो है केस हो गया, डरपोक है। अरे यार, तुम पे केस होगा तब तुमको पता चलेगा, ठीक है, तुम पर प्रशासनिक कार्रवाई होगा तब तुमको पता चलेगा, समझे। अब कुछ लोग जो है अपना पाप धोने के लिए, अरे आप बीपीएससी का बच्चा है, बीपीएससी का बच्चा दूध पीने वाला बच्चा है का? वो सब कुछ समझता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन पाप धोने के लिए गया है, कौन सच में साथ देने के लिए गया है। सबूत था तो सबूत कोर्ट में देना नहीं चाहिए, कहां चल गया सबूत? मतलब कुछ लोग को सिर्फ चाहिए मतलब हमेशा मीडिया में बने रहना है। तो मीडिया में बने रहने से छात्रों का भलाई थोड़े हो सकता है। अपने आप को कहेगा हम छात्रों के मसीहा। अरे कौन बात का मसीहा? छात्रों को आप न्याय दिला नहीं पाए, छात्रों का मसीहा। और बच्चा सब भी मैट्रिक इंटर वाला जो है, आप तो हमारे पिताजी हैं। अरे यार, अपने बाप को अपना बाप रहने दो, कम से कम बाप तो अपना मत बदलो यार। मतलब विद्यार्थी का ऐसा हाल है, अपना बापो बदल लेता है। अरे ठीक है, भक्ति ठीक है, लेकिन अंधभक्ति कहीं से भी ठीक नहीं है। किसी का भक्त बनिए, लेकिन किसी का अंधभक्त मत बनिए। आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक।
आगे आइए। नाथ पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? यानी क्वेश्चन क्या है जानते हैं? क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन ये है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। इस क्वेश्चन का भावार्थ है, भले जो भी है उससे मतलब ना है, लेकिन इस क्वेश्चन का भावार्थ है भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूरब भारत, पश्चिमी भारत। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्या है? अलवार और नयनार संतों ने। किसने किया? अलवार और नयनार संतों ने, अलवार और नयनार संतों ने किया है। तो वही अलवार और नयनार संतों के अंतर्गत नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों सब आते हैं। और इस भक्ति आंदोलन का प्रसार दक्षिण भारत, शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ, तमिलनाडु कर्नाटक के क्षेत्र में। धीरे धीरे यह भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आया। और इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाला भक्ति परंपरा के संत कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद थे। आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ? फतवा मतलब जो इस्लाम धर्म के धर्मगुरु होते हैं ना, वो किसी के खिलाफ एक प्रकार का आदेश देगा, यानी एकदम सरल भाषा में कहे तो जैसे मान लिया जाए कोई मुसलमान है, जैसे सलमान खान मुसलमान है, सलमान खान को वैसा काम किया जिससे मौलाना नाराज हो गया, तो मौलाना जो है उसके खिलाफ फतवा जारी करेगा, एगो लेटर जारी करेगा। और मौलाना कहेगा ये सलमान खान मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों का जो है हितैषी ना है, आप लोग इसका विरोध कीजिए, आप लोग इसका बहिष्कार कीजिए, बायकॉट कीजिए, बायकॉट कीजिए। समझ गए? तो सामान्य भाषा में फतवा का मतलब यही होता है। देखिए किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ? जौनपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश में। देखिए जौनपुर के मौलाना हुआ करते थे मुल्ला यजदी। जौनपुर के मौलाना हुआ करते थे मुल्ला यजदी। जौनपुर के मौलाना मुल्ला यजदी ने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया और उस फतवा के जरिए मुसलमानों को कहा कि आप मुगल बादशाह अकबर का बहिष्कार कीजिए। अब कहिएगा जौनपुर से मुल्ला यजदी ने क्यों अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया? तो मुल्ला यजदी ने इसलिए अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया क्योंकि अकबर की जो धार्मिक नीति थी ना, वो धार्मिक सहिष्णुता यानी सुलह एक कुल यानी भाईचारा वाला था। मतलब अकबर का जो धार्मिक नीति था वो ऐसा था कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, आपस में हिंदू मुसलमान भाई भाई सब मिलजुल कर रहेगा। तो अकबर के इस नीति से कुछ मुल्ला लोग परेशान थे और उन मुल्लाओं का मानना था कि न अकबर मुसलमान है ना, वो मुसलमाने का हित करे, हिंदू का हित नहीं करे। जबकि अकबर राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर का साला सब जो है राजपूत राजा सब था। सारी खुदाई एक तरफ, जोड़ू का भाई एक तरफ। कैसे अकबर हिंदुओं का विरोध कर सकता था? समझ रहे हैं? तो अकबर की धार्मिक नीतियों के वजह से, अकबर की धार्मिक नीतियों के वजह से, अकबर की धार्मिक नीतियों के वजह से मुल्ला सब जो है अकबर का विरोध करना शुरू किया। और मुल्ला यजदी तो यह कहा अकबर जो है ना हिंदू रीति रिवाज का पालन करता था, अकबर हिंदू रीति रिवाज का पालन करता था, टीका उखा लगाता था अकबर।
और हिंदू धर्म में जो परंपरा सब प्रचलित था उस सब का पालन करता था अकबर। तो मुल्ला यजदी फतवा जारी करते हुए कहा कि अब अकबर मुसलमान नहीं रहा, अब अकबर मुसलमान नहीं रहा। अब ऐसा थोड़े हो सकता है यार, अकबर की मां मुसलमान, बाप मुसलमान, अब्बा मुसलमान, तो स्वाभाविक सी बात है अकबर भी मुसलमान। ठीक है, तो अकबर आगे आइए। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। सुनिए बाबू लोग, सुनिए, जैसे इस बात को आप समझिएगा, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में बेहतर शासन प्रशासन हो सके इस वजह से भारत का प्रशासनिक विभाजन किया गया। भारत एक देश है, भारत देश को 28 प्रांत में बांटा गया है, हर प्रांत को जिला में बांटा गया है, हर जिला को प्रखंड में बांटा गया है, हर प्रखंड को ग्राम में बांटा गया है, हर ग्राम को वार्ड में बांटा गया है। यही प्रशासनिक विभाजन है, हां या ना? बोलिए बाबू लोग, हां ना? वैसे ही देखिए मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। उस विशाल साम्राज्य में बेहतर प्रशासन हो सके, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था हो सके, इस वजह से मुगल साम्राज्य को प्रांत या सूबा में, सूबा को परगना में, परगना को ग्राम में बांटा गया था। मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन समझिएगा, मुगल साम्राज्य था, साम्राज्य को प्रांत या सूबा में, सूबा को परगना में, परगना को ग्राम में, यह प्रशासनिक विभाजन है। जैसे सूबा या प्रांत एक प्रशासनिक इकाई थी मुगल साम्राज्य का, परगना एक प्रशासनिक इकाई थी मुगल साम्राज्य का, उसी प्रकार से चकला मुगल साम्राज्य का एक प्रशासनिक इकाई था। और चकला नामक प्रशासनिक इकाई का गठन मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। चकला नामक प्रशासनिक इकाई का, चकला नामक प्रशासनिक इकाई का गठन, चकला नामक प्रशासनिक इकाई का गठन मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने क्या किया था कि सूबा और परगना, मुगल साम्राज्य सूबा या प्रांत में, सूबा या प्रांत परगना में, लेकिन शाहजहां ने सूबा और परगना के बीच में एक क्षेत्रीय इकाई का गठन किया जिसे नाम दिया उन्होंने चकला। क्या नाम दिया? चकला। तो जो चकला है शाहजहां द्वारा गठित एक क्षेत्रीय इकाई है जिसका गठन सूबा और परगना के बीच में किया गया, सूबा और परगना के बीच में किया गया, यानी आंसर हो जाएगा सी। इनमें से किसे शाहजहां ने, शाहजहां होगा, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। शाह बुलंद इकबाल यानी अंग्रेजी में किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून। शाहजहां ने किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून की पदवी किसे दी थी? देखिए शाहजहां का 14 गो बाल बच्चा, जिसमें 7 गो मर गया, 7 गो जीवित था। उसमें 7 गो जो जीवित था उसमें 4 गो बेटा था। 4 गो बेटा में शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, जिस दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता है। दारा शिकोह को ही शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को ही, शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें शाहजहां सफल नहीं हो पाए। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब बना, लेकिन शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटा दारा शिकोह को बड़ी मानता था और दारा शिकोह को ही शाहजहां ने किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून अर्थात शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया। और शाहजहां दारा शिकोह को काफी मानता था। इसी वजह से शाहजहां ने उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन उत्तराधिकारी का युद्ध जो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा जा रहा था, उस युद्ध में शाहजहां ने दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन उस उत्तराधिकारी के युद्ध में अंतिम तौर पर औरंगजेब की जीत हुई। और जब औरंगजेब जीत गया तो शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब बना,
और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को मुगल कैद में बंद कर दिया, मुगल कैद में बंद कर दिया, मुगल कैद में बंद कर दिया। मतलब गद्दी, गद्दी कितना प्रिय होता है कि गद्दी प्राप्त करने के लिए बेटा अपने बाप को कैद कर ले रहा है, कैद कर ले रहा है। महाभारत के युद्ध में देखिए, अरे कृष्ण के मामा कंस, कंस गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र को बंदीगृह में बंद किया था महाभारत के युद्ध में। और मध्यकाल में औरंगजेब अपने बाप को बंद किया बंदीगृह में, समझ गए। लेकिन शाहजहां दिमाग का बड़ी तेज था। शाहजहां औरंगजेब को बोला ठीक है तुम हमको बंदीगृह में बंद कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमको जो है कुछ बच्चा भेज दो, हमको मन नहीं लगता है बंदीगृह में, कुछ बच्चा भेज दो। और चना, खड़ा चना, खड़ा चना चबाने के लिए चाहिए। शाहजहां बंदीगृह में बच्चा को पढ़ाता, मतलब बच्चा पर शासन करता। मतलब शाहजहां यह दिखाना चाह रहा था कि हम बंदीगृह में होते हुए भी हम राजा हैं। और दूसरा खड़ा चना, मतलब तुम ये मत सोचो खड़ा चना भुजा हुआ नहीं, एकदम खड़ा, खड़ा चना चबा करके वो बताता कि हम बूढ़ा नहीं हुए। तो औरंगजेब भी था बड़ी दूरदर्शी। औरंगजेब कहा नहीं चना मिलेगा नहीं बच्चा मिलेगा, हम सब समझते हैं आपका, आराम से बंद रहिए। फिर कहा कि तुमको तो पते है हम अपनी पत्नी से बड़ी प्यार करते थे, उसके याद में बताओ हम ताजमहल बना दिए हैं, तो कम से कम इतना सुविधा जरूर दे दो कि हम अपनी पत्नी का दर्शन कर सके, अपनी पत्नी के कब्र को जरूर देख सके। तो फिर उसको कब्रगाह में, सॉरी बंदीगृह में, एक ऐसा स्थान पर बंदीगृह में बंद किया गया, हमेशा वो अपनी पत्नी के कब्रगाह को, मतलब मुमताज महल के कब्रगाह को, मतलब ताजमहल को तार सकता था, मतलब देख सकता था, समझा, इतना कर दिया था। अल्लाह करता है, तू लोग भी तारना। अब शाहजहां वाला मोहब्बत तुम लोग कर सकेगा, और तुम लोग की पत्नी वैसी मिलेगी भी नहीं कि तुम उतना कर सकता है। यूपी में एक महिला जो है, उसका पति जो है रेलवे में नौकरी करता था, वो महिला जो है नौकरी के लिए अपने पति का गला दबा के हत्या कर दी। यूपी में, यूपी की घटना है। अब फिर जो है मुस्कान और साहिल, मुस्कान जो है अपने प्रेमी साहिल के वजह से अपने सुंदर हस्बैंड जो लाखों रुपया कमाता था उसको मार दी, ठीक है। और बहुत सारा तो एग्जाम्पल है जी, समझे। और एगो लड़का का इधर शादी लगा था, वो अपनी सासी के साथ भाग गया। और सास के साथ भागने के बाद ससुर और अपने साला को फोन करके कहता है कि जो है तुम मेरी सास को, मतलब इसको बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम न दिया है, अभी हम इसको रानी बना करके रखेंगे, तुम इसको खोजो मत, समझे। मतलब प्रेम भी कितना अजीब चीज है कि प्रेम के वजह से जो है कोई कुछ भी कर देता है, लेकिन इस प्रेम को प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ कहा जाए, ठीक है। अब जो कहिए, चप्पल से मारेंगे तुमको। हम तो सोचे हैं बिट्टू सर को शादी से पहले एगो लेटर हम लिख करके देंगे अपने तरफ से, हमको भी बड़ी डर सता रहा है, समझे। है आओ पढ़ो, लड़की सबसे बाबू बच के रहो।
अभी जो तुम्हारा उम्र है ना, इसमें बच के रहो, ठीक है। आप लोग भी लड़का सबसे बच के रहिए। ऐसा नहीं कि लड़का सब जो एकदम पवित्र है और राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है। बहुत सारा केस तो ऐसा है, लड़का जो है लड़की को काट दिया है, फ्रिज में बंद कर दिया है, ऐसा भी तो केस है, ठीक है। तो दोनों प्रकार का चीज है, मतलब पूरा का पूरा दोष लड़की का ही नहीं होता, लड़का का भी दोष होता है बहुत जगह। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो है लड़की सिर्फ लड़की का दोष होता है, लड़का का भी बहुत सारा दोष होता है, ठीक है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बार्डिवास के युद्ध में पराजित हुआ था। देखिए सुनिए, तमिलनाडु में एक स्थान है वांडीवास। तमिलनाडु के वांडीवास नामक स्थान पर 22 जनवरी 1760 को 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास नामक स्थान पर 22 जनवरी 1760 को एक युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, FEIC फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से भाग लिया था आयरकुट और फ्रांसीसियों के तरफ से भाग लिया था काउंट लाली। काउंट लाली। और इस युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई, फ्रांसीसियों की हार हुई, और इसी युद्ध से भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ माना जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? काउंट लाली। काउंट लाली। फ्रांसिस मार्टिन है, ये फ्रांसीसी गवर्नर बने थे, पांडिचेरी का नींव रखा था, और फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर पांडिचेरी को ही बनाया था। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर बना था, और डुप्ले नामक फ्रांसीसी गवर्नर ने ही सहायक संधि की शुरुआत की। नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है? देखिए सुनिए बाबू, आज जो है अंबेडकर साहब से संबंधित 2-3 गो क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आज बाबू अंबेडकर जयंती है, और अंबेडकर जयंती पर 2-4 लाइन हम कुछ कहना चाहते हैं, और वही 2-4 लाइन कुछ कहने के लिए जो है आज अंबेडकर साहब से रिलेटेड 2-4-5 कुछ क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक योद्धा कहिए, एक महान योद्धा कहिए, एक गड्स वाला महापुरुष कहिए, एक हिम्मतबाज व्यक्ति कहिए, उनमें कौन गुण नहीं था? मतलब जहां तक अंबेडकर साहब का सवाल है, अंबेडकर साहब के विषय में अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहते हैं, संस्थान के यूट्यूब चैनल पर अंबेडकर साहब का दिए हुए हैं, एक वीडियो लेक्चर है, उसको जाकर के देखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हुए हैं, उससे अलग हट करके थोड़ा बताते हैं, लेकिन जो बताएंगे वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ही होगा, लेकिन थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। हिंदू जाति के अंतर्गत एक अछूत जाति महार जाति में अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। अंबेडकर साहब जन्म से हिंदू थे, लेकिन वे मरे हिंदू बनकर नहीं, मरे वो बोध बनकर। आखिरकार जो व्यक्ति जीवन भर हिंदू रहा, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया? देखिए, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा।
निश्चित तौर पर हुआ, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। देखिए, आपको अंबेडकर साहब पूरे जीवन भर हिंदू धर्म को अपनाए रहे। अंबेडकर साहब को सबको अपना आदरणीय मानना चाहिए। क्यों इसलिए आदरणीय मानना चाहिए? क्योंकि उन्होंने समानता की बात की और उन्हें महान वीर योद्धा भी माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन चीजों का सामना किया, उन चीजों का सामना उनका अगला जनरेशन नहीं करे। उन्होंने छुआछूत का सामना किया, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, उनको नीचे बैठाया जाता था। पढ़ने के लिए जब वो स्कूल जाते थे उनको नीचे बैठाया जाता था, ऊंची जाति के लोगों से अलग हटा करके बैठाया जाता था, बड़ी कष्टदायी होता था। इसको उन्होंने सहा, इसका उन्होंने उस समय विरोध नहीं किया। लेकिन जब वो पढ़ लिख करके एक अच्छा पहचान उन्होंने बनाया, उनका जब राजनीतिक तौर पर महत्व काफी बढ़ गया, उनका कद जब काफी बढ़ गया, तत्पश्चात वे पिछड़ों दलितों के साथ छुआछूत का व्यवहार ना हो, इसको लेकर उन्होंने आवाज बुलंद करना शुरू किया। विशेष तौर पर 1920 के दशक में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, उसको लेकर उन्होंने आवाज बुलंद किया। और फिर कांग्रेस के नेताओं को मजबूर होना पड़ा। छुआछूत की प्रथा का अंत करने को लेकर कांग्रेस के नेताओं को मजबूर होना पड़ा। दलितों को, पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसको लेकर के अंबेडकर साहब ने आवाज बुलंद किया। और फिर कांग्रेसी ही थे महात्मा गांधी। डॉक्टर अंबेडकर साहब के वजह से ही महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए संगठन स्थापित किया। उस संगठन के जरिए महात्मा गांधी दलितों को उनका हक और अधिकार दिलाना चाहते थे। महात्मा गांधी दलितों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए थे, और वो भ्रमण महात्मा गांधी अंबेडकर साहब के दबाव में किया था। और गांधी जी भी स्वार्थी थे, ऐसा नहीं था कि गांधी जी एकदम दूध के दूल्हे थे। ठीक है, गांधी जी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, माननीय हैं, लेकिन गांधी जी चाहते थे दलितों का नेता अंबेडकर ना बने, लेकिन दलितों का नेता अंबेडकर बने, अछूतों का नेता, पिछड़ों का नेता अंबेडकर बने, क्योंकि दलितों को, पिछड़ों को अधिकार अंबेडकर साहब ने दिलवाया और वो अपना नेता नहीं बने, बल्कि दलितों ने, अछूतों ने, पिछड़ों ने उन्हें अपना नेता माना, उन्हें अपना आदर्श माना। क्योंकि दलितों के लिए अंबेडकर साहब ने बहुत कुछ किया। पिछड़ों को, दलितों को जो आरक्षण मिला है, अंबेडकर साहब की देन है, अंबेडकर साहब की देन है। और एक बात, अंबेडकर साहब आखिरकार अपने जीवन के अंतिम समय में हिंदू धर्म को क्यों छोड़ दिए? अंबेडकर साहब जानते हैं, नहीं चाहते थे हिंदू धर्म को छोड़े, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद
जितना सुधार वो हिंदू धर्म में करना चाहते थे वे कर नहीं पाए। उन्हें इस बात का मलाल रह गया और उन्होंने बौद्ध धर्म में देखा वहां पर छुआछूत की बात नहीं है, वहां पर जातिवाद नहीं किया जाता है, वहां समानता की बात है। समानता मूलक समाज बौद्ध धर्म में देखने को उन्हें मिला। तो इसी वजह से वे हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों, बुराइयों, कुप्रथाओं से अंबेडकर साहब बहुत आहत थे। लेकिन जब हिंदू धर्म में फैली कुप्रथाओं, कुरीतियों को पूर्णतः दूर नहीं कर पाए तो जीवन के अंतिम समय में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने भी अपनी विचारधारा को बौद्ध धर्म के लोगों को मानने को लेकर प्रेरित किया और उनकी जो विचारधारा है बौद्ध धर्म को लेकर उसे ही नव बोधवाद कहा जाता है और उसी नव बोधवाद के प्रतिपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। समझ गए? आंसर हो जाएगा अंबेडकर। और सामान्य तौर पर एक बात और बोलना चाहेंगे, अंबेडकर साहब को सामान्य तौर पर दलितों का, पिछड़ों का नेता माना जाता नहीं। अंबेडकर साहब को सबका नेता माना जाना चाहिए। क्यों? संविधान के रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज के वर्तमान परिदृश्य में भारतीय समाज में सवर्णों को कोई अधिकार मिला है वो भी अंबेडकर साहब के संविधान के वजह से। आज के समय में सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिला, हाँ या ना? आरक्षण का कंसेप्ट किसने दिया है? अंबेडकर साहब ने दिया है। इसी वजह से अंबेडकर साहब को सवर्णों को भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण का कंसेप्ट संविधान में नहीं होता तो सवर्णों को 10% आरक्षण नहीं मिलता। ऐसे थोड़ा ये विवादित बयान हो जाएगा, लेकिन हम कह देते हैं ऐसे सवर्ण अंबेडकर साहब को अपना नेता नहीं मानते हैं, लेकिन उनको मानना चाहिए क्योंकि आरक्षण का कंसेप्ट अंबेडकर साहब ने दिया है और सवर्णों को आरक्षण मिला है। इसके बाद बिहार हमेशा से पिछड़ा रहा है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण बहुत कुछ है। उसमें बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण आजादी से लेकर 1990 तक छुआछूत, आजादी से लेकर 1990 के दशक तक बिहार में छुआछूत चरम पे था। बिहार के सवर्ण जाति के लोग पिछड़ों, दलितों के साथ छुआछूत का व्यवहार करता था। लेकिन जब 1990 के दशक में बिहार में लालू जी की सरकार बनी तो लालू जी का बिहार को लेकर योगदान एक योगदान है। लालू जी का बिहार को लेकर एक योगदान यह है कि लालू जी ने बिहार में छुआछूत की प्रथा का अंत किया। भले संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ जिसमें छुआछूत समाप्त करने की बात की गई थी, लेकिन संविधान, नियम कानून तो बहुत बनते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, क्या बिहार में इंप्लीमेंट हुआ है? नहीं। संवैधानिक तौर पर पूरे भारतवर्ष तथा बिहार से छुआछूत का अंत 1950 में ही हो गया था जब हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन बिहार में वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। बिहार में छुआछूत की प्रथा के अंत
को इंप्लीमेंट करने का काम श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। मतलब सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये जो छुआछूत का अंत लालू जी ने किया है, इसे सामाजिक न्याय कहा जाता है। लोगों को बोलने का अधिकार दिया है। संविधान ने तो हमें 1950 में बहुत सारे अधिकार दिए थे, लेकिन उसमें से बोलने का अधिकार भी 1950 में ही हमें संविधान ने दे दिया था। लेकिन बिहार में सवर्णों के सामने दलित पिछड़ा बोल नहीं सकता था, दलित पिछड़ा मतदान नहीं कर सकता था। बिहार में ये सब अधिकार, दलितों को, पिछड़ों को बोलने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, छुआछूत को समाप्त करने का काम लालू यादव ने किया है। इसी वजह से उन्हें बिहार का अंबेडकर भी कहा जाता है। लालू जी को बिहार का अंबेडकर भी कहा जाता है, समझ गए। तो अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र को आरंभ किया था? देखिए, कौमी आवाज शुरू में वर्ष 1937 में उर्दू भाषा में कौमी आवाज नामक पत्रिका शुरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 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 लेकिन आगे चलकर 1945 में कौमी आवाज पत्रिका का संपादन रफी अहमद किदवई करने लगे। रफी अहमद किदवई करने लगे। रफी अहमद किदवई। आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया? जानते हैं, 1890 के दशक में, 1893 में भारत तो ब्रिटेन का गुलाम था ही, भारत तो ब्रिटेन का उपनिवेश था ही, दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिशों ने यह कानून बनाकर रखा था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले कोई भी भारतीय ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं करेगा। लेकिन महात्मा गांधी 1893 में दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी को लेकर दक्षिण अफ्रीका गए थे। केस की पैरवी के क्रम में ही केस की पैरवी के क्रम में ही केस की पैरवी के क्रम में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा 7 जून 1893 को कर रहे थे। 7 जून 1893, 7 जून 1893, 7 जून 1893 को महात्मा गांधी ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से। और उस यात्रा के दौरान महात्मा गांधी रंगभेद के शिकार हो गए। यानी उस समय दक्षिण अफ्रीका में यह कानून था, कोई भी भारतीय ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं करेगा। लेकिन महात्मा गांधी के पास टिकट ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी का था और वे ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया के बीच में सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पड़ता है। उसी स्टेशन पर टीटी चेक करने के लिए आया, तो टीटी ने देखा गांधी जी भारतीय है, ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहा है। गांधी जी को सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर ही ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, बाहर कर दिया गया। लेकिन गांधी जी विरोध किए। गांधी जी ने कहा हमारे पास टिकट है फर्स्ट क्लास श्रेणी का, हम यात्रा फर्स्ट क्लास श्रेणी से करेंगे। और गांधी जी अपनी इस मांग पर रिजिड हो गए, हम तो करवे करेंगे। मतलब बच्चा बोला हमको दूधे चाहिए, हमको दूध में चीनी चाहिए ही चाहिए, हमको दूध भर कटोरा चाहिए। जैसे बचपन में मम्मी सब करते थे, जो बात बोले हम सब करते थे बचपन में, ठीक है। भर कटोरा में एक बूंद कम रहा हम नहीं पिएंगे। तो गांधी जी रिजिड हो गए, हम तो यात्रा करेंगे फर्स्ट क्लास श्रेणी से क्योंकि हमारे पास टिकट है। एकदम रिजिड हो गए गांधी जी। और
प्रशासन को, गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा करने का अधिकार दिया गया। जब वहां पर गांधी जी को जीत मिली ना, इस घटना ने गांधी जी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया। और इसी घटना ने गांधी जी को यह सिखाया कि आप भारतीयों का नेतृत्व कीजिए, और अगर तर्क संगत बात हो तो आप अंग्रेजों का विरोध करके भी अपना अधिकार ले सकते हैं। इसी घटना ने गांधी जी को इस और मोटिवेट किया, और फिर गांधी जी तो गांधी जी हो गए। और गांधी जी भी स्वार्थी थे, ऐसा नहीं है कि स्वार्थी नहीं थे। अरे हर कोई स्वार्थी है यार। भगवान कृष्ण जब स्वार्थी हैं, दूसरे को तो आप छोड़िए। भगवान कृष्ण यानी धर्म का प्रतीक, और भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में धर्म को जिताने के लिए, धर्म के साथ पांडव थे, धर्म को जिताने के लिए क्या भगवान कृष्ण ने छल नहीं किया है? भगवान कृष्ण ने भी छल किया है। मतलब धर्म को जिताने के लिए उन्होंने भी स्वार्थ धर्म को अपनाया है। छल करना मतलब एक प्रकार से स्वार्थ धर्म को अपनाना हुआ। कर्ण को मारा गया, छल करके मारा गया। भीष्म पितामह को मारा गया, छल करके मारा गया। गुरु द्रोण को मारा गया, छल करके मारा गया। सब में कृष्ण का दिमाग था, सब में भगवान कृष्ण का दिमाग था। वो भी तो स्वार्थी बनकर के धर्म को जिताने के लिए, मतलब हम ईश्वर हैं, हम धर्म का प्रतीक है, तो हम धर्म को जिताएंगे। हम मतलब यही तो स्वार्थ है, स्वार्थ है और क्या। तो जब भगवान कृष्ण स्वार्थी थे तो गांधी जी स्वार्थी नहीं थे, एकदम गांधी जी स्वार्थी थे। और नेचर अगर होना चाहिए ना, भगवान कृष्ण जैसा नेचर होना चाहिए। मतलब जरूरत पड़ने पर शांत भी, जरूरत पड़ने पर अपने चक्र से जो है शिशुपाल का गला भी काट देंगे, और जरूरत पड़ने पर जो हमें मदद किया है उसका मदद भी करेंगे। जिस प्रकार से द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने मदद किया द्रौपदी का, क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण जब शिशुपाल का वध किए थे तो हाथ से खून आ गया था, और द्रौपदी जो है अपने आंचल को फाड़ करके जो है पट्टी लगाई थी भगवान कृष्ण के उंगली पर। मतलब एक प्रकार से द्रौपदी ने मदद की। भगवान कृष्ण एहसान नहीं द्रौपदी का रहने दिया। जब भरे राज दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान कृष्ण ने अपना एहसान चुका दिया। और जरूरत पड़ने पर बेवजह का हिंसा भी नहीं करना चाहिए। जब कंस परेशान कर रहा था, भगवान कृष्ण जहां रह रहे थे मथुरा में, तो बेवजह के हिंसा को देखते हुए भगवान कृष्ण ने मथुरा से अपने आप को द्वारिका ले गया। और इस वजह से भगवान कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग बेवजह का हिंसा नहीं। हम रणछोड़ कहलाना पसंद करेंगे लेकिन बेवजह का हिंसा नहीं करेंगे। मतलब ऐसा होना चाहिए। मतलब देखिए नेचर देखिए। और भगवान कृष्ण थे, उनको पता था, लेकिन फिर भी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण की। उनको क्या पता नहीं था जी, ईश्वर ही थे। लेकिन एक जो सनातन परंपरा है कि जन्म से 25 वर्ष तक अध्ययन अध्यापन करेंगे, उसको भी उन्होंने फॉलो किया। उनके गुरु जो उनको शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने तो कहा आप क्या नहीं जानते हैं, आप तो सब चीज जानते हैं। तो भगवान कृष्ण का नेचर देखिए ना कितना शानदार है। समझ गए? आंसर क्या होगा?
पीटर मारिट्सबर्ग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में से एकमात्र लाला लाजपत राय हुए। लाल बाल पाल मतलब लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में से एकमात्र लाला लाजपत राय हुए जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। उन्होंने 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किया। 1986 कोलकाता, 1893 लाहौर, 1906 कोलकाता। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1923 के कांग्रेस के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया और 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बने रहे। विजय राघवाचारी 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? ये अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ये स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। सुनिए बाबू, जानते हैं अभी जो एक बात हम बोले हैं, हम राहुल गांधी को यात्रा के वजह से पसंद करने लगे थे, लेकिन जब बीपीएससी आंदोलन को परिणाम तक नहीं पहुंचाए तो हम नापसंद करने लगे। सुनिए अब बाबू, इससे ये स्टेटमेंट जो बोले हैं ये तो जनरल बात है, ये समझे हैं ना। अब इस चीज से इसको जोड़ते हैं, समझ जाइएगा, इस स्टेटमेंट को समझ जाइएगा। मतलब ये कहना चाह रहे थे भीमराव अंबेडकर गांधी जी को लेकर कि गांधी जी आदमी तो ठीक है, मुद्दा भी ठीक है उठाते हैं, लेकिन मुद्दा को ऊपर ऊपर से उठाते हैं, उसके जड़ तक नहीं जाते हैं, उसके जड़ तक नहीं जाते हैं। मतलब राहुल गांधी मुद्दा ठीक उठाया बीपीएससी वाला, लेकिन उसके जड़ तक नहीं गया, इसी वजह से वो परिणाम तक नहीं पहुंचा सका। गांधी जी का तीनों बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असफल रहा। लेकिन भले असफल रहा, लेकिन उन आंदोलनों के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के व्यापार को नष्ट कर दिया। और अंग्रेज व्यापारी था, गांधी जी जानते थे कि इसका व्यापार नष्ट होगा, ये अपने बोरा बिस्तर समट कर जाएगा। भले ये सभी आंदोलन असफल हुए, लेकिन इन आंदोलनों ने अंग्रेजों को कमजोर किया। तो अंबेडकर साहब का इशारा इस और था, गांधी जी चीजों को ऊपर ऊपर करते हैं, उसके तह तक नहीं जाते। मतलब क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं। भूत, किसी को भूत लगता है, कुछ ही समय के लिए भूत लगता है, 24 घंटा के लिए भूत नहीं लगता है। मतलब जो है तुरंत मुद्दा उठाए और तुरंत उसको भूल गए। राहुल गांधी बीपीएससी का मुद्दा उठाया, भूल गया। लेकिन इस मुद्दा को अगर राहुल गांधी परिणाम तक पहुंचाता और लाखों युवाओं के साथ अगर न्याय होता, हम आपको बता रहे हैं 1990 के दशक से जिस कांग्रेस की सरकार पिछले 30-35 बरस से बिहार में नहीं बनी है, इस बार बिहार में कांग्रेस का बहुत बेहतर स्थिति होता और कांग्रेस कम से कम इतना स्थिति में जरूर होता, किंग मेकर होता कांग्रेस। लेकिन कौन उसको दिमाग दे, समझे? तो यही
गांधी जी को लेकर यह विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, समझे। अब बताइए, अंबेडकर साहब गांधी जी को लेकर ये विचार रखते हैं, नकारात्मक विचार ही हुआ। गांधी जी अब उससे प्रेम करेंगे? नहीं, दोनों के बीच बड़ी मतभेद था। लेकिन जानते हैं, आजादी से पहले के जो हमारे राजनेता थे, भले विचारों में असमानता हो, लेकिन जब बात अंग्रेजों की आती थी, सब एक होकर के अंग्रेज का विरोध करते थे। भले हम लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन जब बात अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का होगा, सब एकजुट हो जाएंगे, समझे। बीपीएससी आंदोलन का असफलता का एक कारण यह भी था, हर कोई क्या चाहता था, हम पहले भी क्लास में बोले हैं, बिहार एसआई फर्स्ट बैच में पहले भी हम क्लास में बोले हैं, हर कोई चाहता था कि पोस्टर बॉय हम बने तो हम बने। अरे पोस्टर बॉय यार कोई एक ही हो सकता, हर कोई नहीं हो सकता। मतलब पोस्टर बॉय बनने के लिए सब दो पेच खेला। बीपीएससी आंदोलन में भी बहुत राजनीति हुआ है बाबू। हम अलग हुए, उसका एक कारण राजनीति भी था, और एक कारण था पैसा का उगाही। वो अथी दे करके, अथी स्कैनर, पैसा का उगाही किया, लाख लाख रुपया पैसा का उगाही किया है। जबकि एक बात बताइए, पैसा का उगाही करने का क्या जरूरत था? अभी देखिए एसएससी में एक आंदोलन दिल्ली के मैथ के टीचरों ने किया, सब मैथ का टीचर मिल करके उसमें पैसा डोनेट किया, विद्यार्थी का पैसा नहीं लिया संभवतः। और उसको लीड किए थे मैथ के एक बहुत बड़े टीचर हैं, अभिनय शर्मा सर, बहुत पैसा उसमें लगाए हैं, हाँ जो भी लगाए हैं, जहां तक हमको जानकारी है। तो पटना के टीचर में इतना औकात नहीं था कि वो पैसा छात्रों को दे सके। सिर्फ विद्यार्थी से लेगा, झोला भर भर के देगा नहीं। मतलब 100-200 विद्यार्थी उसमें था, पटना के टीचर में इतना औकात नहीं था। इतना औकात तो जरूर होना चाहिए। तो इसमें बहुत दांवपेच हुआ। हम जब आंदोलन शुरू हुआ था तो हम ये रखे थे प्रस्ताव, जो खर्च होगा टीचर देगा, लेकिन टीचर सभी जो है दांवपेच खेला, नहीं स्कैनर लगाएंगे, हम अपना स्कैनर लगाएंगे। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है बाबू। और एक ये भी कारण है, ये स्कैनर वाला हम अपने आप को अलग किए हैं, समझ गए। बदनामी मेरा भी होता, लेकिन हम पर अभी पैसा को लेकर कोई एक सवाल नहीं उठा सकता है, रोशन आनंद स्कैनर से एक पैसा लिया है, एक ये भी कारण है, ठीक है। तो अरे जिस विद्यार्थी से आप बने हैं, पैसा कमाए हैं, उसके लिए 10-20 लाख खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं आज एक बात, बिहार पुलिस का ईडब्ल्यूएस एनसीएल वाला जो आंदोलन हुआ था, उसमें पूरी तरीका से आर्थिक सहायता हम किए थे। उस आंदोलन को जो नेता या नेत्री लीड कर रही थी, उससे आप पूछ लीजिएगा। ये बात बोलने में अब हमको कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आंदोलन सफल हो चुका है। किसी टीचर का एक पैसा खर्च होने नहीं दिए थे। और जब बीपीएससी आंदोलन शुरू हो रहा था ना, हम ये प्रस्ताव रखे थे कि टीचर को पैसा देना चाहिए। लेकिन उस बैठक में ही, ऐसे तो 4-5 टीचर था, लेकिन उस बैठक में ही कुछ टीचरों ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि उनके मन में था कुछ। तो फिर स्कैनर नहीं ना लगा पाता, तो फिर ये सब हुआ है। हम क्यों अपने आप को अलग किया? अब ना धीरे धीरे ना खोलेंगे, एक बार थोड़े खोल देंगे। यो सब रीजन है, समझे। हम क्यों बेवजह का बदनामी ले? आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि। शनि के पास 145 उपग्रह है, बृहस्पति के पास 95, मंगल के पास 2,
शुक्र के पास एक को नहीं। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। शनि। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? पृथ्वी का वायुमंडल जो तप्त होता है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के वजह से। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मेरियाना गर्त। देखिए प्रशांत महासागर में फिलीपींस के समीप मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? देखिए बाबू सुनिए, सामान्य तौर पर हम लोग रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके खेती करते हैं, लेकिन जब सेबाल, कबक, गोबर खाद का प्रयोग करके खेती करते हैं उसे हम लोग जैविक खेती कहते हैं। जब हम लोग जैविक कृषि करते हैं तो उसी के अंतर्गत जो है एजोला एनाबीना का प्रयोग किया जाता है। एजोला एनाबीना का प्रयोग, एजोला एनाबीना क्या है? सेबाल है या कबक? सेबाल है, संभवतः सेबाल है। सेबाल है, कंफर्म कीजिए, हम साइंस भूल गए हैं। सेबाल है ना? सेबाल है ना? हाँ, इन्हें गलती है मत बोलवा देना हमसे, क्योंकि हम साइंस जब से बिट्टू झा सर पकड़े हैं तो साइंस छोड़िए दिए हैं। और पहले हम सब सब्जेक्ट पढ़ाते थे, साइंसो पढ़ाते थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे, समझे? लेकिन अब भूल गए हैं। 2017 से साइंस देखबे नहीं किए हैं। 7-8 साल किसी सब्जेक्ट को नहीं देखिएगा तो अपना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेबाल है संभवतः, फिर भी थोड़ा बहुत तो याद है, ये है सेबाल है। तो एजोला एनाबीना नामक सेबाल का उपयोग चावल को उगाने में किया जाता है। एजोला एनाबीना का जब प्रयोग किया जाता है तो इससे चावल या धान को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, इससे अधिक चावल उत्पादन होता है, इससे अधिक चावल उत्पादन होता है। और चावल या धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है और चावल एक खरीफ फसल है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। इसका वैज्ञानिक नाम है ओरियाजा सेटिवा चावल। सौ 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? सूरत। सूरत, सूरत। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? स्थान और जनजाति। कोरियाक जनजाति अलास्का में पाई जाती नहीं। कोरियाक जनजाति जो है रूस के कमचटका प्रायद्वीप में पाई जाती है। रूस में एगो प्रायद्वीप है कमचटका प्रायद्वीप। विश्व मानचित्र पर आइएगा तो रूस में यहां पर इस एरिया में यहां पर कमचटका प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप है। और अलास्का यहां है, अलास्का यहां है, ये है अलास्का। अलास्का में नहीं बल्कि कोरियाक नामक जनजाति जो है रूस के कमचटका प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है। बोर्नियो में पुनान जनजाति सही, अरब मरुस्थल में रुबाला सही है, स्वीडन तथा फिनलैंड में लेप्ट सही है। आंसर हो जाएगा ए, यही सही सुमेलित नहीं है। कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश? मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि सीमा रहित मतलब किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। जापान, जापान। देखिए ना जापान को, यहां है देखिए ना, सीमा बना रही है, किसी के साथ नहीं बना रही है। जापान एक द्वीपीय देश है, इसमें द्वीपों की संख्या तो हजारों में है, लेकिन 4 बड़े द्वीप है, होकेडो, होन्सु, शिकोको, क्यूशु। होकेडो, होन्सु, शिकोको, क्यूशु। जापान की राजधानी टोक्यो। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? मडेरा द्वीप।
मडेरा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है बल्कि अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में। देखिए मानचित्र में आइएगा ना ये बाबू लोग, देखिए उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश में, उत्तरी अमेरिका महादेश दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में जो सागरीय भाग है यही कैरिबियन सागर है। तो इसी कैरिबियन सागर में ग्रेनेडा, मोंटसेराट, एंगुइला ये सब अवस्थित है, लेकिन मडेरा जो है कैरिबियन सागर में नहीं है बल्कि अटलांटिक महासागर में है, और ये अटलांटिक महासागर है। और ये जो मडेरा द्वीप है, मडेरा द्वीप है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, इस पर पुर्तगाल का अधिकार है। पुर्तगाल का अधिकार है। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बना था? भूटान, भूटान यहां है। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर का सीमा बनाता है। भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार नेपाल के साथ सीमा बनाता है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाथुला, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाथुला। नाथुला जो है सिक्किम में है, सिक्किम को चीन से आपस में जोड़ता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाथुला। लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यांगजी दीवान, यांगजी दीवान, और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदी द्रोणियों में से कौन सी अल्पतम लंबाई की है और जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर लघुतम है? मतलब जलग्रहण, लघु मतलब छोटा, अल्पतम मतलब सबसे छोटा, वही बात है। यानी इन नदियों में सबसे छोटी नदी कौन है? साबरमती, साबरमती, साबरमती नदी। इन नदियों में सबसे छोटी साबरमती, और साबरमती नदी की लंबाई 371 किलोमीटर है। यह नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान और गुजरात में बहती हुई अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। इस साबरमती नदी के तट पर ही अहमदाबाद बसा हुआ है, जिस अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह आश्रम को स्थापित किया था, और उसी आश्रम में रहते हुए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेरा सत्याग्रह का आयोजन किया था। इसी वजह से उस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का सर्वाधिक है? सागौन का वन सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम वनों का क्षेत्र हरियाणा, हरियाणा। कड़ेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कड़ेबा केसर के लिए प्रसिद्ध है। कड़ेबा, कड़ेबा केसर के लिए प्रसिद्ध है। और कड़ेबा जैसे भौगोलिक क्षेत्र जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, इसी वजह से जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की किस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है? अल्फांसो, अल्फांसो। निम्न राज्यों में से किस में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता की प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? मेघालय। देखिए मेघालय में पुरुष साक्षरता 76.0% है, और महिला साक्षरता है 72.9%। मतलब महिला और पुरुष साक्षरता में अंतर अगर आप देखेंगे 3.1 का है। बाद बाकी मिजोरम, केरल, नागालैंड में महिला और पुरुष साक्षरता में अंतर इससे ज्यादा ही है, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैंबर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी? 1919 का अधिनियम। और इस अधिनियम को 1919 के भारत शासन अधिनियम को अगर देखा जाए तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
लॉयड जॉर्ज हुआ करते थे। यह बात बीपीएससी 60 से 62वीं में पूछा गया है। और इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। इस अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत ही केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया। इस अधिनियम के तहत ही महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यह सभी इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? भाग 17 में राजभाषा है, सही है। संघराज क्षेत्र 8 में सही है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 10 में सही है। अधिकरण 11 में नहीं, 11 में है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में है। 11 में अधिकरण नहीं है। ट्रिब्यूनल, अधिकरण को लेकर व्यवस्था भाग 14 के क में है अधिकरण को लेकर व्यवस्था, और भाग 14 का क मूल संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे शामिल किया गया, समझ गए। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 323 का क या ए और 323 का ख, बी, ये सब अनुच्छेद आता है। आंसर डी, यही सही सुमेलित नहीं है, यही गलत। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी अंबेडकर साहब का कहना था भारत के संविधान को संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप नहीं ढाला गया है, और सच ही उनका कहना था। क्योंकि भारत के संविधान को जब आप देखेंगे तो उसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों गुण है। संघात्मक और एकात्मक दोनों गुण है। जैसे संघात्मक गुण कैसे है? संघात्मक गुण ऐसे है, संघीय शासन प्रणाली में लिखित संविधान होना चाहिए, तो लिखित संविधान तो भारत का है ही है। एकात्मक शासन प्रणाली में है कि एकल नागरिकता होना चाहिए, एकल नागरिकता भी भारत में है। तो भारतीय संविधान पूरी तरीका से संघात्मक ढांचे में नहीं ढाला गया है, ऐसा अंबेडकर साहब का कहना था, जो कि सच था। क्योंकि भारत ने, जानते हैं, हर चीज में मध्यम मार्ग को अपनाया है। और मध्यम मार्ग की शिक्षा किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने। और महात्मा बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे उसी दौरान उन्हें मध्यम मार्ग को लेकर शिक्षा प्राप्त हुआ। भारत हर चीज में मध्यम मार्ग को अपनाया है। भारत विदेश नीति में भी मध्यम मार्ग को अपनाया है। भारत हर चीज में मध्यम मार्ग को अपनाता है। इसी वजह से महात्मा बुद्ध हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, समझ गए। और आपको भी जीवन में, जानते हैं, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। जैसे जानते हैं कि जैसे हम एक बात, मतलब जब 29 दिसंबर को हमारी अरेस्टिंग गलत तरीका से पुलिस के द्वारा किया गया था, तो जब मतलब बेलुल मिल गया तो उसके बाद हम सोचे पुलिस को, जो है, पुलिस को लेकर के कुछ बोले सोशल मीडिया में, ठीक है, पुलिस को लेकर कुछ बोले। फिर वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो बोलबे करेगा। जैसे जमानत मिला वैसे दूसरा तीसरा केस कर दिया। तो रात भर नहीं पता था कि दूसरा तीसरा केस भी हुआ है। रात भर ही बात हम सोचे पुलिस का पोल खोलेंगे, पुलिस क्या करता है। पुलिस विभाग में तो हमारा सैकड़ों बच्चा है, क्या करता है हमको नहीं पता है पुलिस को लेकर। तो फिर सुबह जब जगे तो पता चला दूसरा तीसरा केस भी आ गया, उसका भी लेटर उटर आ गया। तो फिर हम शांत हो गए, सोचे ना कि मतलब अगर गड़बड़ करेंगे, अब 2 केस और हो गया था, तो अगर गड़बड़ करेंगे, उसमें बेल भी नहीं लिए थे, तो पुलिस को तो अधिकार था, हमको अरेस्ट कर सकता था। इसी वजह से हम कुछ नहीं बोले। लेकिन हाँ, बिहार के पुलिस या सिस्टम पर, वहां पर हम मतलब अपने ईगो को साइड किए
और अगर मान लिया जाए कि हम बिहार की पुलिसिया व्यवस्था पर बोलते तो वहां पर हमारे ऊपर जबरदस्त कार्रवाई होता, फिर कोचिंग महीना 2 महीना डिस्टर्ब हो जाता। तो कहीं कहीं पर अपने ईगो को साइड भी करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम डर गए, नहीं, कोचिंग बंद ना हो और हम बहुत बड़ा स्वार्थी हैं और हमको पढ़ने पढ़ाने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है, समझे। कोचिंग बंद होता है, भले मेरा ही क्लास बंद रहे, लेकिन अंदर से जो है ना मेरा खून खोलते रहता है। बिट्टू झा अगर क्लास बंद करते हैं ना, भले हम नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर से जो है ना बड़ी अजीब मनोदशा रहता है, समझ गए। तो लेकिन हाँ, एक बात हम बता रहे हैं, जवाब तो हर किसी को देंगे समय आने पर। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध एक बार में नहीं किया, 100 गलती माफ किया, 101वां में वध कर दिया। तो बिहार की पुलिसिया व्यवस्था पर बोलेंगे और पोल खोलेंगे, सबूत है, बहुत कुछ का सबूत है हमारे पास बिहार के पुलिसिया व्यवस्था का। लेकिन समय आने पर, समझ गए। और सचिवालय थाना का जो थाना अध्यक्ष है वो तो संभल करके रहे हमसे जब तक हम जिंदा हैं, समझ गए। मतलब ठीक है, आप थाना अध्यक्ष, आपको पावर है तो आप कुछ भी कीजिएगा, वही हमको पेंट पहनने नहीं दिया था, ठीक है। वो डेट हमको याद रहेगा और समय आने पर उसको जबरदस्त जवाब देंगे। ऐसा जवाब क्या वो पावर से नहीं हटेगा, पावर से नहीं हटे, एकदम पावर से हटेगा। क्या बात करते हैं। और हम कभी पावर से हटने वाले नहीं, हम सरकार का नौकर थोड़े हैं। सरकार का नौकर एक समय आने के बाद पावर से हटता है और हम, एक समय आएगा जब उससे ज्यादा शक्तिशाली होंगे और उसको जवाब देंगे और जरूर जवाब देंगे, समझ गए। तो समय का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है ना है, लेकिन बीपीएससी तो बच्चे वाला ने क्वेश्चन पूछता है, तो यो सब करना जरूरी है बाबू, ठीक है। कहां? अमेरिका ना। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा समझिएगा। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? जानते हैं आपको, जैसे केशवानंद भारती वाद है ना, वैसे ही ये एक मुकदमा है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमा 1951। इसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 में क्या संशोधन किया गया? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के अकॉर्डिंग, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ, अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 15 में संशोधन करके प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, जैसे संशोधन होता है संविधान में, संविधान संशोधन के तहत संविधान में परिवर्तन होता है, वैसे ही सत्ता भी परिवर्तन होता है, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन, देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद संविधान के प्रथम संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15 में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 15 का क्लाउज 4 जोड़ा गया और 15 का क्लाउज 4 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और 15 के क्लाउज 4 में क्या प्रावधान किया गया जानते हैं?
15 के क्लाउज 4 में यह प्रावधान किया गया, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो दलित जाति के लोग हैं, जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं, उनके उत्थान को लेकर प्रबंध किया जाए। गौर से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मद्रास राज्य बना चमकम मुकदमे के बाद मौलिक अधिकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ। अनुच्छेद 15 में संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत हुआ, जिसके तहत अनुच्छेद 15 का क्लाउज 4 जोड़ा गया और 15 के क्लाउज 4 में यह प्रावधान किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको लेकर विशेष उपबंध किया जाए, समझ गए? समझे? नहीं समझे? महाराज सुनिए, एससी एसटी ओबीसी समुदाय के लोग पिछड़े हुए थे आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी। तो वो देश का विकास कैसे होगा जब सब समुदाय के लोगों मुख्य धारा में जुड़ सके। विकास सामूहिकता का चीज है, सामूहिकतावाद ही विकास को बढ़ावा दे सकता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि बिहार में तो एगो कोई बढ़ेगा ना आगे, उसके परिवार का लोग ही पैर खींचेगा। इसको सामूहिकता नहीं कहा जाता है, बल्कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसको और सपोर्ट कीजिए। और आप अगर आगे बढ़ गए हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाइए। सामूहिकता का मतलब ये है, समझ गए? तब विकास होता है। अब ठीक है, जनरल समुदाय के लोग ठीक है सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, तो उनको होना चाहिए कि हमारे आसपास जो पिछड़े लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, उसको आगे बढ़ाना है। अरे मूलतः हमें विकास पूरे देश का करना है। तो एससी एसटी ओबीसी समुदाय के लोग जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्हें आगे बढ़ाना है, उनके लिए विशेष उपबंध करना है, समझ गए? तो चलिए, अब विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार 15, अस्पृश्यता का अंत 17, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19। आंसर क्या हो जाएगा? बी। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? लोकसभा के अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, स्पीकर की। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था जानते हैं? सुनिए, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी। 5 मिनट रुकिए ना। आप राजधानी में रह रहे हैं, वैसा लॉज या वैसा हॉस्टल में ना रहिए जो 10 बजे तक गेट बंद होने का मतलब 10 बजे तक घर आने का एंट्री ना दे। राजधानी है ये, पटना है ये, समझे? 10 बजे तक हम आंदोलन करेंगे इसको लेकर। 10 बजे तक अधिकार हो लड़की को हॉस्टल में आने का, ठीक है? एक रोज पूरे मुसल्लफपुर हाट घूम जाते हैं हम सब लड़की को लेकर के। देखिए सब रूम ओनर 10 बजे तक अलाउ करेगा, क्या बात करते हैं? आप राजधानी में रह रहे हैं, ठीक है? बस 5 मिनट, इससे हमारे बैच बनल न रहेगा बढ़िया, लड़कियों सब आएगी तो एक रोज घूमने में क्या जाता है, ठीक है? और तू लोग भी घूमना लड़की के पीछे।
और तुम लोग को तो उसी में मने लगता है। सुनिए, पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 3 वर्षों के बाद पुनः कांग्रेस की सरकार आ गई 1980 में। जब दोबारा कांग्रेस की सरकार 1980 में आई तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रपति को दिशा निर्देश देते हुए राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों के राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया गया था। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक। इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? देखिए सुनिए बाबू, क्या हुआ था सुनिए। 1990 में मंडल आयोग के सिफारिश को लागू प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। मंडल आयोग ने यह सिफारिश किया था कि ओबीसी समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% तक आरक्षण दिया जाए, और इसी सिफारिश को 1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। और मंडल आयोग के सिफारिश को लागू करते हुए ओबीसी समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी में जब 27% आरक्षण दिया गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अनेकों केस दर्ज हुए, और उस केस में यह था कि ओबीसी समुदाय के लोगों को क्यों आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरी में। मतलब इसका विरोध उस केस के जरिए किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम केस दर्ज थे उन सभी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनी बनाम भारत संघवाद केस 1992 के तहत किया, और इंदिरा सहनी केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में यह जजमेंट दिया कि ओबीसी समुदाय अर्थात पिछड़े वर्ग समुदाय के लोगों को जो सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया गया है वो वैलिड है, वह ठीक है, उसको सही ठहराया। और साथ ही साथ इंदिरा सहनी केस में ही आरक्षण की सीमा को 50% तक रखने को लेकर भी प्रावधान किया गया था, और इसी केस में क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया गया था। मतलब कहने का यह था, ओबीसी समुदाय के वैसे लोग जो क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, मतलब जो संपन्न हैं, वो ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठाएंगे, और जो संपन्न नहीं है वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाइए, और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना करके ही आप ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। अगर एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मतलब एनसीएल है, तो ओबीसी आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या होगा उत्तर? किस वर्ष सरकारिया आयोग सरकारिया होगा, किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया ने अपना प्रतिवेदन किया? केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने को लेकर सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ। 3 सदस्यीय आयोग था, इसके एक सदस्य थे आरएस सरकारिया, दूसरा एसआर सेन, तीसरा वीसी ब्राह्मण। समझ गए? इस आयोग ने अपनी सिफारिश 1987 में दिया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 19 उपर्युक्त में से कोई नहीं। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? नागालैंड को। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1949 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? धारा 89। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रमुख वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, राजनीतिक दल के आधार पर लोकतंत्र को 3 भाग में बांटा गया है। एक दलीय लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र, बहुदलीय लोकतंत्र। एक दलीय लोकतंत्र वैसा देश जहां हमेशा सत्ता में एक ही राजनीतिक दल होता है, एक दलीय लोकतांत्रिक देश कहलाता है, जैसे चीन। द्विदलीय लोकतंत्र वैसा देश जहां राजनीतिक तौर पर सत्ता में
दो राजनीतिक दल ही आते हैं, उसे दो दलीय लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका में देखिए कभी डेमोक्रेटिक आएगा, कभी रिपब्लिकन आएगा, कभी डेमोक्रेटिक आएगा, कभी रिपब्लिकन आएगा। फिर बहुदलीय लोकतंत्र, वैसा देश जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अनेकों दल विद्यमान हो और कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आ सकता है, उसे बहुदलीय लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है भारत। भारत में देखिए ना, अभी सत्ता में सिर्फ मोदी जी हैं। नहीं, मोदी जी हैं, मोदी जी का भाजपा है, जदयू है, टीडीपी है, हम है, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग रामविलास है, एकनाथ शिंदे का शिवसेना है, अजीत पवार का एनसीपी है, चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी है, जयंत चौधरी का आरएलडी है। ये सब पार्टी सत्ता में है न है। सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, मोदी जी के पास 240 एगो है, 272 ये वही सब ने मिला करके किया है। इसी को बहुदलीय लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। भारत बहुदलीय लोकतांत्रिक देश है। लेकिन आजादी से 1947 से लेकर के 1977 तक भारत में सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो लगभग लगातार 30 वर्षों तक जो कांग्रेस की सरकार रही, मतलब ऐसा लगने लगा कि भारत में सिर्फ कांग्रेस सत्ता में है। तो इसकी आलोचना रजनी कोठारी ने किया, और रजनी कोठारी ने इसकी आलोचना करते हुए भारत को एक दलीय लोकतांत्रिक देश कह दिया था। रजनी कोठारी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई है, और यही वजह है कि 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्च 2020 में असम मेघालय की सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किया? केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने, और इस पर हस्ताक्षर किया था असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, मेघालय का मुख्यमंत्री उस समय का कोनराड संगमा। सी। केंद्रीय गृह मंत्री के उपस्थिति में, गृह मंत्री हस्ताक्षर नहीं किए थे, केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में ये दोनों किया था। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।